हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। हम लोग कल तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर का एक सेक्शन देख चुके हैं और वो बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जिसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था बच्चों, ऐसा यूनिट वगैरह सब कुछ हो गया था। और फिर उसके बाद में कल हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मेजरमेंट ऑफ द मास एंड मेजरमेंट ऑफ द टाइम। टाइम पे खत्म किया था हम लोगों ने, ठीक है। टाइम पे खत्म किया था मतलब टाइम सेक्शन पे खत्म किया था, है ना। चलो अब देखो, ये हो गया। अब है हमारा फोर्थ चैप्टर। इसमें हम लोग कुछ चीजों को डेफिनेटली अभी बहुत इंपॉर्टेंटली चेक करेंगे। मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी बहुत जरूरी है, तो अभी ये वाले को चेक करो। सबसे पहले देखो, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है वो देखते हैं, बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नॉर्मली बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, उसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो कई बार हम लोग उसको फॉर्मूला की टर्म में लिखते हैं, कई बार हम लोग उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द डेफिनेशन एटसेट्रा। कभी कभी कोई टर्म बहुत सिंपल सी नहीं है तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एलैबोरेट कर देते हैं। वैसे ही इसको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, लिटिल बिट मैथमेटिकल वे से हम लोग उसको लिख सकते हैं। और वो मैथमेटिकल वे जो होता है वो एक तरीके से आता है डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जिससे उसको डिराइव किया होगा कहीं से, उसकी पावर्स की टर्म में लिखना। फंडामेंटल जो यूनिट्स है आपके, उनकी पावर के टर्म्स में लिखना, यही होता है डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा, उसको करके भी देखेंगे और फिर बाद में हम लोग जाएंगे उसके यूजेस के पास, ठीक है। ध्यान रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले लिख के देता हूं और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। द पावर्स टू विच, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट मैं नहीं लिखूंगा कि जिसमें लिखा होता है द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज वगैरह, वो वाला पार्ट नहीं, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, ठीक है। द पावर्स टू विच, द पावर्स टू विच, मैंने आपको कहा था इसको किसकी टर्म में लिखेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटीज के। इसलिए याद रखना, टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स, टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स must be raised in order to obtain a unit of given physical quantity, to obtain what? Obtain the unit of given physical quantity, ओके बच्चों, ये इसका डेफिनेशन हो गया। चाहे तो लिख सकते हो, द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तारे जमीन पर देखा, तारे जमीन पर वो भाई साहब जो होता है ना, दरअसल सफारी, उसका एक्टर का नाम जो भी है, वो छोटा बच्चा, तो उसको कई बार ये वर्ड जो होते हैं ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं। पेज नंबर 10, ये वो पैराग्राफ, ये वो, ऐसा पढ़ो, एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। देखा ना आप लोगों ने, कई बार ऐसे डेफिनेशन देख के मुझे भी कंफ्यूजन आ जाता है। फिजिक्स का एक बेसिक रूल मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे एक समझ गया, मतलब मेरा खुद का फिजिक्स का रूल मतलब यूनिवर्सल, मेरा रूल मतलब यूनिवर्सल नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि फिजिक्स को पढ़ते वक्त मुझे जो लगा वो क्या है। मेरे हिसाब से फिजिक्स को बहुत स्लोली पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जब तक जिस चीज को पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आती, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक पत्तों के बंगले जैसा है, जहां बेस ही पक्का नहीं है, ऊपर कितना भी लगा दो, अगर नीचे का गिर जाए, कोलैप्स। सो सिंपल सी चीज है बच्चों, बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, फाउंडेशन मजबूत रखना चाहिए। और फाउंडेशन तब मजबूत होता है जब हम लोग आगे 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 जाने की कोशिश नहीं करते। हम लोग जहां हैं वहां तक परफेक्शन की कोशिश करेंगे, स्लोली जाएंगे। ये क्या है क्या नहीं है, कई बार इसके वर्ड्स ये वो देख के पावर्स टू विच वगैरह ये लर्न भी कर लोगे आप लोग। रट्टा मारने क्या लगता है, 2-5 बार लिख दो इसको, रट्टा हो जाएगा, लेकिन रट्टा नहीं मारना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो
करके देखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। तो इसको करके देखते हैं सबसे पहले। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। एकदम बेसिक क्वांटिटी, ओके, एकदम बेसिक क्वांटिटी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सिंबल्स में इसको लिखने वाला हूँ। वो सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वहाँ पे एक आएगा सिंबल जो L है, जो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, ओके, फर्स्टली। दूसरा आएगा मास के लिए, तो वो है आपका M, मास को M से, मतलब M आ गया मतलब समझने का मास है किलोग्राम, लेंथ आ गया समझ लेने का L है। और इसके बाद में एक आ जाता है टाइम के लिए, वो है T, कैपिटल T। नॉर्मली कई सारी मेजरमेंट्स इन तीनों में ही रहती, लेकिन ये छोड़ के एक और चौथा आता है जिसको हम लोग किसी 2 अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड वाले उसको I से डिनोट करते हैं, CBSE में कई बार उसको A से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान है ना बच्चों, I। या तो फिर मैंने आपको क्या कहा, आप A भी यूज किए तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होने वाली, आप गलत नहीं हो। ये है इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने के लिए, ओके। मैंने क्या कहा, दोनों में से कोई भी एक, ये यूज कर लेते हैं मोस्टली I, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I याद रहता है। एम्पियर का ए कई बार कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, तो ए यूज नहीं करते हुए कभी कभी ये भी यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी के इसको यूज किया, तो मैं भी फिजिकल क्वांटिटी के ही सिंबल को यूज करूंगा यहाँ पे। ऐसे कुछ खास दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। चलो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ए लिखने वाले गलत है, ओके। चलिए अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते बच्चों। चलो, हाँ जी, सबसे पहले पहला एकदम बेसिक, आपको जिसको सबको जिसका फॉर्मूला कई बार पता होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट है ना। चलो फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझो अगर मुझे किसी बंदे ने कहा कि भाई साहब वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ क्या है, क्या कहा, वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिख लेंगे जिससे उसको डिराइव किया, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए फिर अब देखो, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। हाइट क्या होती है, लेंथ। ये सारे एक जाके लेवल पे कहां पे रुकते हैं, लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट कौन है, लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे L से, अभी देखा था। और जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस लिखते हो तो एक चीज को याद रखने का कि उसको हमेशा एक स्क्वायर बॉक्स में डालने का, ठीक है। नाउ अपॉन टाइम, टाइम कौन था बच्चों, T, लेंथ अपॉन टाइम। हाँ जी, डायमेंशन ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। ध्यान ध्यान ध्यान, इधर इधर इधर। जो भी कुछ कर रहे हो ना, बैठे बैठे सो गए होंगे, कुछ ऐसे लेटे लेटे देख रहे होंगे, कुछ लोग पॉपकॉर्न खाते खाते जैसे मूवी चल रहा है ऐसा उसको एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा सीरियस बनो, थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ, ढंग से बैठो, ढंग से ऑब्जर्व करो, कान में हेडफोन डाल दो, इधर उधर की आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्योंकि ये जहाँ से चीज़ों को समझना है तो बेसिक से शुरू करते हैं, वहाँ से ही समझना है। आगे चल के फिर ध्यान देने की कोशिश करोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ये हो गया L, ये हो गया T। L को T डिवाइड कर रहा है, करेक्ट है ना। जब जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है बच्चों, 1। तो यहाँ पे L की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे T की पावर कितनी बच्चों, 1, ओके। अब हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक ब्रैकेट में लेके आ जाते हैं, L इधर, T इधर, सामने सामने आ गए। L तो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर रह गया, उसकी पावर उतनी ही रहेगी। लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में था, नीचे से ऊपर चला गया, पावर उल्टी हो जाती, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पे प्लस था, ऊपर जाके बन गया माइनस। सो बच्चों अगर मुझे कोई पूछे कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन है L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। और याद रखो, जब भी का पावर यहां नहीं लिखी जाएंगी इसका मतलब उसका 1 होता है। मतलब इसी को आप लोग लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, LT-1, ओके। यहां पे पावर 1 मेंशन नहीं किए, मतलब वो बाय डिफॉल्ट कौन हो गया, 1। समझ गए। अब ये थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा, चीजों को टाइम दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे तुमको बेटर फील होगा। अचानक से दवाई खा लोगे तो एकदम से उठ के भागने नहीं लगोगे, बेटर फील होने लगेगा ग्रेजुअली, ओके। वैसे ये फॉर्मूला लिखो, उसको उसके फंडामेंटल यूनिट्स तक लेके जाओ। ये लेंथ है, ये टाइम है,
और इसको ऐसे तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया एक। चलो थोड़ा समझ में आ रहा है तो इसको और थोड़ा सा एक दो के लिए करके देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों इसमें। चलो हाँ जी, किसी और का करके देखते हैं, समझो इलेक्ट्रिक चार्ज का करके देखते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज याद है क्या आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? Q इज इक्वल टू I इंटू टी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूं कि जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लिखी हुई है, ज्यादा डिराइव के पास नहीं भाग रहा हूं। सो ये हो गया अभी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या था? अभी मैंने कहा था डायमेंशन में जब लिखते थे I, A भी लिख सकते हो, इनटू टाइम को बच्चों T। बॉक्स बनाते रहो बच्चों, बॉक्स बनाते रहो, बिल्कुल भी बॉक्स बनाते वक्त कंजूसी मत करो, दोनों को इकट्ठा कर दो, एक ही ब्रैकेट में जाएगा। तो क्या हो गया? I पावर 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी लिख देते। चलो समझने के लिए शुरुआत में लिखेंगे, बाद में जब नहीं लिखा रहेगा समझ लेना का कि वो है T का 1। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। मुश्किल है? लगता तो नहीं। चलो एक और निकाल के देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते का मतलब क्या है वो बताता हूं। निकाल के देखना है आपने। मैं फॉर्मूला लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला। और अभी उसके लिए जो जरूरी है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आपको बस हिंट दूंगा, वीडियो को पॉज करना और आप खुद से निकाल के देखना। आपका लिख के हो गया, फाइनली डायमेंशन निकाल के हो गया। आप लोगों ने एक ही काम करना है, क्या? चेक करना है कि हमारा आंसर और ये करेक्ट है क्या। मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद में वीडियो पॉज कर लो और फिर आप लोग उसका आंसर निकाल के देखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv²। m होता है मास, v होता है वेलोसिटी, अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाफ mv²। अब कई सारे बच्चों को लगेगा कि ये 2 का क्या करना है। आपके मन से वीडियोस पॉज करने के बाद में आपके मन से जो लगेगा पहले वो कर लो। जब तक गलती नहीं करते तब तक समझेंगे भी नहीं कि हाँ क्या नहीं करना है। समझ गए? चलिए, तो अभी वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ। ठीक है? हाँ जी, होपफुली आप लोगों ने ये निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, ये सबसे पहले यहां पे चलते हैं। वेरी इसेंशियल थिंग, हाफ क्या है बच्चों? हाफ ये क्या है? हाफ ये एक नंबर है। क्या है बच्चों? हाफ ये एक नंबर है। कैलकुलेशंस के साथ आ गया हो। नंबर हमेशा क्या होता है याद रखना? डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस। मतलब इसको कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो हाफ को कंसीडर ही मत करो, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, अभी ये नंबर ही भूल जाओ। अभी सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। ये कौन है भाई साहब? मास। मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, डिनोट कर भी दिया। ओके, लास्ट में इधर चलते हैं बच्चों। ये कौन है? वेलोसिटी। अरे अभी ऊपर वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था? ये कौन था? देखो तो फिर से देखते हैं। चलो, कहाँ ज्यादा दूर है, हम इधर ही तो है। ये वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलरेडी लिख भी चुके हैं हम लोग, L/T है कि नहीं? ये तो हो चुका है। चलो फिर इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? कहाँ पे? इधर 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 इधर। कहाँ भाग रहा है भाई? भागो मत। हाँ जी, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। सो ये कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन होता है? लेंथ अपॉन व्हाट? टाइम। करेक्ट है कि नहीं? उसकी पावर कितनी बच्चों? बदलो तो। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, एक ही ब्रैकेट में डाल दिया, तो उसको अलग अलग से लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं पहले। ये होता है लेंथ अपॉन व्हाट, और ये मल्टीप्लीकेशन में, सो अपॉन टाइम। सबकी पावर 1 1 1 जो भी है, करेक्ट है। चलो हाँ, अब एक चीज है, उसका स्क्वायर था ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो m1 अपनी जगह पे। ओके बच्चों, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखो, लेंथ न्यूमरेटर में ऊपर ही रहेगा, 1 इंटू 2 हो गया इसकी पावर L2। करेक्ट है क्या बच्चों? ओके, अब ये देखो T1 और ये इंटू 2 हो गया 2, T का पावर 2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और बन जाएगा ये आ चुका है डायमेंशन किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है बच्चों? m1 L2 T-2। कैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सीक्वेंस बदलने की वजह से मीनिंग नहीं बदलता, कुछ बाकी चीजों में बदलाव नहीं आता।
एक चीज याद रखो इसमें बच्चों, जब भी कभी पावर माइनस में आ जाएगी ना, समझ लेना वो डायमेंशन या जो वो जिस चीज के लिए लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में, मतलब उससे डिवाइड किया गया है, ऐसा याद रखना। मतलब यहाँ पे अभी टाइम अगर माइनस में, तो याद रखना कि पर यूनिट टाइम में, जैसे अभी आपको पता होता है ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये वेलोसिटी, अभी ये वेलोसिटी को नीचे टाइम आ गया ना, सो वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हर 1 सेकंड में वैसे टाइप। ठीक है, क्लियर है बच्चों? होपफुली ये भी आसान है। मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। अगर आपको ये समझ गए, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे, कोई भी हो, आपको एनसीईआरटी लेने की, सीबीएसई सिलेबस की एनसीईआरटी लेने की। एनसीईआरटी को आप पलटी करो, 2 पार्ट है, उसमें से पार्ट 1 में जाओ, एकदम पीछे 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 लास्ट में कुछ पेजेस है जिसमें लगभग 150 या मोर देन दैट क्या है, सिर्फ डायमेंशंस लिखे हुए। चेक करो, कुछ निकाल के देखो। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे से समझ में आते चलेगा, अदरवाइज ऐसा है कि फिर ये चलते चलेगा और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है यहीं पे रुक के। इसका यूज समझने से पहले आपको कुछ उसके पेजेस को टर्न करना है, चेक करना है, सॉल्व करके देखना है। फोर्स का निकालो, वर्क का निकालो, जो भी एकदम बेसिक क्वांटिटीज जो है ना उनको निकालो, प्रेशर का निकाल के देखो, है कि नहीं, जो बेसिक है उसको निकालो पहले, फिर बाद में धीरे धीरे डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, और जो टर्म्स हम लोगों को अभी तक आई ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर्स की, जब वो आएगी तब देखेंगे, तो अभी उसका सीरियसनेस मत लो। लेकिन जो अब तक 10th तक तो पढ़ चुके हैं ना कई सारी चीजें, उसको तो पढ़ ही सकते हैं डेफिनेटली। फोर्स, प्रेशर वगैरह ये तो पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ लो। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्या दीजिएगा? आपका ध्यान दीजिएगा इधर। चलो सवाल ये था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। सवाल सॉल्व हो गया होगा, सॉल्यूशन मिल गया होगा कि डायमेंशन होता क्या है। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं उसको, ये तो समझ गए होंगे। सवाल अब अगला है, ये तो ठीक है भैया ये निकाल तो लेंगे, लेकिन इतना मगजमारी क्यों, है कि नहीं, कि क्यों करना है इसको, कुछ पर्पस भी तो होना चाहिए ना। मतलब अभी आप लोग मोबाइल लेके बैठे हो तो क्यों लेके बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, इसको एक कुछ तो वजह है, कुछ तो यूज होगा, आपको पढ़ना होगा। अभी आप अगर समझो ऐसे मान के चलो अभी आप 11th पास आउट हो गए, 12th पास आउट हो गए, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो क्या ये वीडियो अभी आप देखते रहते क्या? नहीं, अभी आप 11th में, आपको पता है आपका पर्टिकुलर रीजन है कि यूज है आपको इसका, इसलिए देख रहे हो। वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस निकाल लिया, ठीक है, लेकिन ये डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होने के बाद, डायमेंशंस निकालने के बाद इसका यूज क्या है ये देखते हैं। ये देखेंगे अभी यूजेस में, 3 बेसिक यूजेस है इसके। ये 3 बेसिक अगर यूजेस खत्म समझ गए तो आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका यूज देखते हैं कि हम लोग क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज एक होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला या गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसको किस चीज के लिए चेक करेंगे? टू चेक करेक्टनेस ऑफ a given physical equation। मतलब क्या है देखते हैं अभी वापस से, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है ना, हम लोग फिजिकल इक्वेशंस तो लिखते हैं कई बार, ठीक है। इन फिजिकल इक्वेशंस को लिखने के बाद में वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं कि जो हम लोगों ने लिखा है वो सही है गलत है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो अब हम लोगों को काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड मोशन चैप्टर, और मोशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा था 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, है कि नहीं। उसमें से एक थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करेक्ट है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये देखा था कि नहीं सब लोगों ने। अब ये करेक्ट है कि रॉन्ग है ये चेक करना है, मैं क्या बता रहा हूं, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है ये चेक करने का। उसके लिए हम लोगों को कौन मदद करेगा? डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग इसको करेक्ट या रॉन्ग ये चेक करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसको 2 साइड है, इक्वेशन है ना, दुनिया में कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन हमेशा 2 साइड कैरी करती है, याद रखना, LHS RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। अब देखो सबसे पहले इसका LHS देखते हैं। LHS में कौन है बच्चों? v, वेलोसिटी, करेक्ट है। इसका डायमेंशन बताओ, अभी देखा था, लेंथ का L1 और
डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब टाइम का -1 हो गया LHS। LHS में कितना डायमेंशन है पता है। चलो अब राइट हैंड साइड में दो अलग अलग सी टर्म है, प्लस प्लस है, तो पहले अभी देखते हैं u को। कहां पे? राइट हैंड साइड में। चलो देखते हैं u भी कौन होता है? इनिशियल वेलोसिटी, वही फॉर्मूला, सब कुछ वही, बस वो इनिशियल ये फाइनल है। तो हो गया वापस से लेंथ L1 और ये टाइम -1 आ गया। और सबसे अंत में है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट है कि नहीं? सो उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद है क्या? मीटर मतलब लेंथ होती है, करेक्ट है ना? सो लेंथ, मैं पहले एक्सेलरेशन का लिख रहा हूं, ठीक है? लेंथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे था सेकंड का, तो सेकंड मतलब टाइम ऊपर आ गया, और स्क्वायर था तो t ऊपर आने के बाद -2 हो गया। और इंटू टाइम, टाइम का तो डेफिनेटली t1 होता है। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बच्चों L है ही नहीं इधर राइट हैंड इसके ये वाली साइड में, तो L1 का 1 रहेगा, और t के साथ में अभी मल्टीप्लिकेशन में याद है ना, पावर्स की एडिशन हो जाती है। -2 + 1 कितना हो गया बच्चों? -1 आ गया क्या? अब LHS और RHS देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करो, ये है, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो, ये प्लस ये, करेक्ट है ना? इसका मतलब सेम है। सो इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं हियर LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों? बैलेंस हो गया है, तो बैलेंस हो गया इसलिए ये डायमेंशन करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। समझ गए? तो ये डायमेंशन लिखी हुई चीज एकदम करेक्ट है। हाँ, लेकिन फिर आपको लगेगा कि अरे इसका मतलब ये अगर हमेशा ऐसे ही करेक्ट रहेगा, है कि नहीं? लेकिन एक नोट है बच्चों, ये तो आप लिखोगे, आपकी मर्जी, जैसे आप लिखोगे वैसे लिखोगे, लेकिन अगर ये नहीं भी लिखोगे तो एक चीज आपको एकदम पक्का याद रखना है और नोट डाउन भी करना है। लिखो नोट्स में, नोट दैट what you have to note is, very important thing is dimensionally correct equation। क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग से मार्कर से यूज करता हूं चाहे तो। हाँ जी, नोट, नोट क्या कहती है देखो, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not be correct, need not be correct, always correct। ऐसा होना नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर समझो ये LHS और RHS बैलेंस हो गए, इसका मतलब हमने जो लिखा है वो एकदम सही ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं, उसमें बदलाव भी हो सकता है, फॉर्मूला शायद गलत भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर पक्का है, क्या? वो थोड़ा सा अगले हिस्से में समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है? नीड नॉट एक्चुअली बी करेक्ट, बट बहुत बड़ा सा बट है इधर, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन, बट डायमेंशनली wrong equation is always wrong। इतना पक्का है कि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ ना, LHS अगर RHS के साथ में नहीं आया, इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब 100% आपका डायमेंशन गलत है। 100%। कितना परसेंट? 100, 200, 1000%, जो भी। अगर LHS और अगर RHS बैलेंस नहीं हुए, अगर वो इक्वेट नहीं हुए, इसका मतलब सिंपल है। क्या है सिंपल? आपने जो लिखा है वो गलत है, वो फॉर्मूला आपका गलत है। समझ गए? ये लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को इसको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? आ गया मतलब एकदम रिलैक्स होके सोना नहीं कह रहा हाँ ये तो आ गया, नहीं नहीं नहीं, करेक्टनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। लेकिन ये जरूर है, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो 100% आपने वापस से जाना है, और फॉर्मूला ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये याद रखना है, ठीक है? चलिए, ये हो गया पहला यूज कि अगर हम लोगों को हमने लिखा हुआ फॉर्मूला सही है गलत है ये जज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उसको चेक करेंगे, उसका करेक्टनेस चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या? डायमेंशंस। चलो बच्चों दूसरा यूज देख लेते हैं। हाँ जी 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 जी
सेकंड यूज। अब दूसरा यूज होता है, कई बार कन्वर्जन फैक्टर हमें पता नहीं होते। एसआई यूनिट पता होता है, ठीक है, सीजीएस यूनिट पता होता है, लेकिन उनके दोनों के बीच का रिलेशन याद नहीं रहता है, समझ रहे हो? तो वो कन्वर्जन फैक्टर, जैसे एक जनरली बताता हूं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 मीटर। ये हमको पता है कि एकदम बेसिक्स है, एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे, पांचवी चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे, ये तो ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं पता होगी, जैसे न्यूटन और डाइन। न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है, डाइन ये भी फोर्स का यूनिट है। न्यूटन ये फोर्स का एसआई यूनिट है, डाइन ये सीजीएस यूनिट है, फोर्स का ही है। लेकिन 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये हमें नहीं पता ना। अगर याद नहीं है या बिल्कुल ही पता नहीं है, पहली बार भी हमें पढ़ा ही नहीं उसको, तब भी आप उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हो। किसके आधार पर? डायमेंशंस के आधार पर। इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अभी क्या है? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डायमेंशंस को यूज करेंगे। अभी कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान में देना। समझो हम लोग एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसके लिए? किसी को भी ले लो, कोई भी, मतलब अभी एक नॉर्मली जिसका हम लोगों को डायमेंशन, लेकिन इसके लिए डायमेंशन जरूरी पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है कि डायमेंशन पता हो। डायमेंशन नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। डायमेंशन करेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायमेंशन का, ठीक है। तो वर्क तो आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी है। अब इसके वजह से फोर्स का पहले मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका डायमेंशन है L2m1t - 2, L2m1t - 2, ये डायमेंशन है। याद रखना डायमेंशन सीजीएस एसआई किसी में भी एक ही होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी का। वर्क का सीजीएस में भी यही डायमेंशन है और एसआई में भी यही है, और किसी भी सिस्टम में देखोगे तो यही होगा उसका डायमेंशन, ठीक है। चलो अब हमें क्या देखना है? अभी देखो, सबसे पहले देखो वर्क का एसआई यूनिट क्या है, इधर लिख रहा हूं मैं। एसआई यूनिट है जूल, सो 1 जूल है समझो अभी, इज इक्वल टू, अब सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है। सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों? अर्ग, ERG, अर्ग। जूल है एसआई यूनिट में, सीजीएस में है अर्ग। लेकिन हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। क्या नहीं पता हमें बच्चों? हमें यह नहीं पता कि 1 जूल मतलब कितना अर्ग्स, नहीं पता ना। तो लेट्स अज्यूम, मान के चलते हैं कि लेट 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, कितना? x। तो निकालें इसको। चलिए फिर अभी ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम लोग इधर एसआई यूनिट में लिखेंगे डायमेंशन को। एसआई यूनिट में डिनोट करने के लिए मैं उसको एक यहां पे सफिक्स बोल पे क्या करूंगा, उसको 1 दे दूंगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, जूल में सबसे पहले एसआई सिस्टम के लिए L1 टू द पावर 2, M1 टू द पावर 1 और T1 टू द पावर -2 लिख दिया क्या बच्चों? इज इक्वल टू, या आ गया जूल, ओके, इज इक्वल टू x अपनी अपनी जगह पे। ये अर्ग कौन है? वर्क ही है, तो वर्क की वही होगी बस। लेकिन हम लोग इसको एसआई सिस्टम के लिए सफिक्स यूज किया 1, तो इसके लिए यूज करेंगे 2। L2 पावर कितनी है? वही 2। M2 उसकी पावर कितनी है? 1। सो T2 उसकी पावर कितनी है? -2, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको लिख दिया। हमें निकालना क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर कौन है? यही तो है जिसको जानना है हमें, x। चलिए फिर उसको निकालते हैं। x को इधर ही रखो, इसको इधर लेके जाओ। अब ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, ये इधर आने के बाद इसको डिवाइड कर देगा, करेक्ट है। x को एक साइड में लिखो, हो गया, लिख लिया। ये भाई साहब अपनी जगह पे, ओके। L1 स्क्वायर M1 1 T1 -2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है और ये नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो कर दो डिवाइड। L1 सॉरी हाँ, L2 इधर आ गया टू द पावर 2, M2 पावर 1, T2 पावर -2 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली। अभी जो क्या बोलते हैं उसको, भाईचारे वाले हैं ना, उनको अपने अपने साथ में रखो। L भाईचारा है,
एम एम भाईचारा है, टी टी भाईचारा है। जिनका भाईचारा है उनको अपना अपना इनका एक फैमिली बना दो फिर। L1 के नीचे L2, L1 अपॉन L2, दोनों का पावर सेम है इसलिए वो कॉमन आ जाएगा ऊपर 2। ओके, इधर वाली साइड में M1 अपॉन M2, पावर कितनी रहे 1, कॉमन है इसलिए पावर हमेशा 1 आ जाएगी। T1 अपॉन T2, पावर कितनी रहे -2। हो गया बच्चों, अब काम कुछ है नहीं, इसको बस वैल्यू पुट करने की। अब ये L1 कौन है रे, लेंथ इन SI यूनिट, L2 कौन है, लेंथ इन CGS यूनिट। ये बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको, लेंथ का, मास का वगैरह, इनका SI और CGS पता होना चाहिए। लेंथ का SI यूनिट किस में है बच्चों, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर, अपॉन, अपॉन क्या है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही नीचे हो रही है, ठीक है, हाँ जी, अपॉन। अभी ये मीटर, अभी लेंथ L2 कौन है रे, सेंटीमीटर में होता है ना L2, CGS यूनिट, उसकी पावर कितनी बच्चों 2। अब यहां देखो ये कौन है, मास, मास किस में होता है, SI यूनिट में मास क्या होता है रे, किलोग्राम, डिवाइडेड बाय CGS में ग्राम, उसकी पावर बच्चों कितनी 1, और अंत में टाइम होता है सेकंड में, अपॉन ये टाइम सेकंड में, और ये हो गया पावर -2। चलिए अभी इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। एक मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर बच्चों, 10⁻², 100 ना, सो 10⁻²। देखिए ध्यान दीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में लेके आ जाते हैं क्योंकि हमको SI से CGS में जाने का, तो SI जहां जहां पे उनको हटा देते हैं, SI को हटा दो क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, और फिर उसको किस में डाल दो, CGS में। चलो तो कितना 10⁻² सेंटीमीटर आ गया, नीचे ये अपनी अपनी जगह पे सेंटीमीटर, उसकी पावर 2। किलो, किलो मतलब 10⁻3, 10⁻3। ग्राम अपनी जगह पे, नीचे का ग्राम अपनी जगह पे, उसकी पावर 1। सेकंड की जगह पे सेकंड, सेकंड सेकंड, क्योंकि इसका CGS SI दोनों सेम। ओके, काम करो, खत्म हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम कट, सेकंड सेकंड कट, यहाँ पे कितना बचता है 10⁻2, उसकी पावर 2, इधर 10⁻3, उसकी पावर 1, और अंत में S अपॉन S कितना हो गया 1, 1 की पावर -2। चलिए खत्म करना है ना इसको, खत्म होने ही आ रहा है। अभी देखो 10⁻2 उसकी पावर 2 मतलब 10⁻4 इंटू 10⁻3 उसकी पावर 1, 3 × 1 3, 1 की कुछ भी पावर हो आंसर है 1। चलो फिर अंत में क्या हो जाता है, देखो x आ जाता है 10⁻4 इंटू 10⁻3 मेक्स इट 10⁻7 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, x आ चुका है। अब हमारा रिलेशन देखो कहाँ पे है वो बच्चों, इसको देखो तो थोड़ा सा, कहाँ गए वो भाई साहब, ये लिखा था हम लोगों ने, देखो 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग्स, है ना। तो हम लोग उसको एक काम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं, x की जगह पे उसको लिख देते हैं, काम हो गया। सो 1 जूल इज इक्वल टू डैश डैश अर्ग्स था, डैश डैश मतलब x, तो x कौन है 10⁻7 अर्ग। प्रोसेस ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। हमें अगर नहीं भी पता था कि कितना अर्ग, फिर भी पता चल चुका है। कन्वर्जन फैक्टर निकाला कि नहीं, 10⁻7 निकाल चुके। आपके लिए मैं होमवर्क के लिए एक दे देता हूं, एकदम आसान है, एकदम फालतू वाला है, ठीक है, फोर्स। इसको अगर निकालने का है ना तो एक ही काम करने का, सेम प्रोसेस को फॉलो करने का। बस एक काम करो, फोर्स का डायमेंशन कौन सा है वो चेक करो और वो निकाल। मास इंटू एक्सेलरेशन इज द फॉर्मूला, राइट। मास किलोग्राम, m की पावर 1 होगी, है कि नहीं, वैसे चेक कर दो। और फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, L1 t -2 कर लेना। और फिर इसका मुझे आंसर अभी आप लोग कल डायमेंशन निकाल के बता देना, ठीक है। चलिए ये कौन सा यूज हो गया, सेकंड, क्या बोल के, कन्वर्जन फैक्टर निकालने के लिए। एक तीसरा भी यूज है थोड़ा सा, हाँ, और बच्चों इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये एकदम आसान है लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, मुश्किल क्या होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल होता तो ये बच्चे याद रखना कि इसको सिलेबस में ही नहीं देते, ठीक है। बच्चों ध्यान रखो, इसको सिलेबस में ही दिया है, इसका मतलब क्या है, ये आसान है, आपकी लेवल का है। आपकी लेवल का नहीं होता, ठीक है, तो देते नहीं। अगर आप 5वीं में थे
तब दिया गया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी वो लेवल नहीं थी, अब है ना, इसलिए दे रहे हैं। इसलिए याद रखना कि मुश्किल, इम्पॉसिबल, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती। चलो अब हम लोग एक लास्ट वाला यूज देखने वाले बच्चों इसको, और वो लास्ट वाला यूज है कि कई बार हमारे पास कुछ टर्म्स पता होती है, लेकिन सिर्फ खाली टर्म पता है, लेकिन उसका रिलेशन आपस में नहीं पता होता। ठीक है, तो वो 2-3 जितनी भी टर्म्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? डायमेंशंस। तो अभी याद रखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantities, between related physical quantities. ओके ओके, चलो देखें। इसको देखने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है। एक काम कर लेना, कोई भी धागा ले लो घर से, और उस धागे को कुछ तो एक पत्थर वत्थर बांध दो। ओके, उसको ऐसा पकड़ो और एक काम करो, ऐसे घुमाओ उसको। ठीक है, ऐसे इधर लेके जाओ, छोड़ दो। सो क्या होगा बच्चों, वो एक तरीके से ऐसा पेंडुलम हो जाएगा और ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। करेक्ट है कि नहीं? जब ये ऐसा 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 घूमेगा, उसको एक टाइम लगेगा, एक समझो एक ऑसिलेशन करने का है ना, उसको, इसको हम लोग कहते हैं, एक ऑसिलेशन करने को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम, उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब मैंने समझो, अगर ध्यान है ना आपका, ध्यान होना बहुत जरूरी। समझो मैंने रस्सी छोटी ली थी, उसकी जगह पे मैंने अगर रस्सी लंबी ले ली और फिर उसको छोड़ा और फिर उसको घुमाओ, ये घर पे करके देख सकते हैं हम लोग एक्सपीरियंस। ठीक है, और फिर क्या नजर आता है वो देखो। क्या बढ़ा? लंबाई बढ़ी, कुछ और बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो हम लोगों ने कुछ और चेंज नहीं किया। क्या किया बच्चों हम लोगों ने? लेकिन एक और भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ लेंथ चेंज हो गई, लेकिन एक और भी चीज होती है जो वहां पे होती है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। मुझे बताओ, ये यहां से इधर आ क्यों रहा है? ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसके में क्या बदलाव आ रहा है? किस चीज में बदलाव आ रहा है? उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ये नीचे आ क्यों रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी? ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे जी का भी रिलेशन है। सो टाइम डिपेंड करेगा, पहला लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, और दूसरा, ये सिंपल पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। लेकिन इनके बीच का रिलेशन हमें नहीं पता। तो समझो ऐसे मान के चलते हैं कि लेट जो हमारा टी है ये है, इसको हम लोग कहेंगे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके बच्चों, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम। मान के चलते एल जो है ये है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सो पेंडुलम की लेंथ है, या कहो स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, ओ ओ ओ पेंडुलम ऑसिलेशन। ठीक है, हाँ। और फिर ये जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो एक और कौन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, इनके बीच में कुछ तो क्या है? रिलेशनशिप है। क्या है? पता नहीं है। तो देखो, टाइम डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर है? लेंथ के ऊपर। सो लेंथ के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पता है क्या हमको? नहीं पता। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, उसकी पावर ले लेते हैं कुछ तो। ए -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है। हमें यह भी पता है कि टाइम डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। उसकी पावर ले लेते हैं बी, जी की पावर ले लेते हैं बी। ओके जी, इसका अगर कंबाइन कर देंगे तो इसका मतलब है कि टी डिपेंडेंट है दोनों के भी ऊपर, एल ए जी की पावर बी के ऊपर। करेक्ट है ना? चलो अभी ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं मैथमेटिकली, आपको पता है वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, उसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, सबको पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ द मैथ्स है। टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, याद रखना, एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। ओके के बच्चों, अब हमें इनके अपने अपने डायमेंशंस की टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो इनके डायमेंशंस पता है कि आपको? डायमेंशंस डायमेंशंस डायमेंशंस, इसको थोड़ा सा मूव करके इधर ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हल्का सा जगह मिल जाएगा। ओके,
हाँ जी, ये आ गया। अब देखो ध्यान दीजिएगा, t का तो मुझे पता है, t का डायमेंशन क्या हो सकता है, टाइम है, सो t1 बस खत्म, डायमेंशन ही खत्म, k अपनी जगह पे डे। अब देखो k कौन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक नंबर आएगा कोई तो। अब ये जो नंबर है ना, तो नंबर को हम लोगों ने वहां पे नोट में लिखा था कि एक नोट दैट कि नंबर हैज नो डायमेंशन, इट इज अ डायमेंशन लिंक थिंग। मैंने बताया था डायमेंशन लेस को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। चलो अगला देखते हैं, लेंथ। लेंथ का क्या होगा बच्चों, L1, लेकिन L की पावर देखो यहाँ पे, L की पावर कितनी बच्चों, हम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे L की पावर कितना आ गया रे, 1 है, और लेकिन वो वहां पे पावर हम लोगों ने कितनी ली थी, A, तो हम लोग इसको A। और सबसे लास्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन याद है कि आपको, वो एक्सेलरेशन है मास सॉरी लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, तो ये होता है लेंथ का हो जाएगा L1 और टाइम का हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी पावर कितनी बच्चों, ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। पहले सेपरेट सेपरेट देख लेते हैं, कई सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट्स रहता है, फिर बाद में हम लोग इसके लिए स्टेप बढ़ा लेंगे। उसकी बुक में कई बार स्टेप एक आध दूसरा छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये अपनी अपनी जगह पे, के अपनी जगह पे लिखो या उसको मत भी लिखो, आपकी मर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी फिलहाल। तो अभी देखो L⁻⁴ उसकी पावर A, L⁻ कितना हो गया A, ठीक है, इनटू ब्रैकेट L⁻⁴ उसका पावर B, तो L⁻B, और T⁻⁻2 इंटू B, तो ये हो गया T⁻⁻2B आ गया, इज इक्वल टू के अपनी जगह पे। आप देखो L L के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उनकी पावर भी फिर ऐड हो जाएगी, तो L⁻A + B हो जाएगा, और T अपनी जगह पे -2B। अब ये कौन हो गया रे, T1। अब इनकी पावर को बस कंपेयर करो और क्या हो रहा है चेक करो, इनकी पावर को चेक करने का, आपको क्या चेक करने का, पावर्स को। अब देखो यहां पे अगर L नहीं है, जिसकी पावर को हम लोग कंपेयर किसकी पावर को करेंगे, टाइम के साथ, और L को L के साथ। तो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहां पे एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, हाँ जी जी, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो L की पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, और T की पावर ऑलरेडी 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, सो कंपेयरिंग क्या मिलता है देखो, सो कंपेयरिंग LHS एंड RHS, L की पावर 0, L की पावर A + B, तो A + B कितना हो गया 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को, इनकी पावर को कंपेयर किया, ओके। और अंत में, सबसे अंत में देखो, इसका ही मतलब, इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, A = -B, ठीक है, B इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब T की पावर को चेक करो और कंपेयर करो, -2B = कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो क्या मैं कह सकता हूं B हो जाएगा, ये -2 इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो -1/2, करेक्ट है कि नहीं। एक चीज तो पक्का है कि B आ चुका है। A को निकालते, किसको निकालते, A को। ये B की वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो काम हो जाएगा ना, यहां पे करो फिर। तो अगर ऊपर पुट कर देते हैं तो देखो A, नहीं इधर कर देते हैं सिंपल, इधर डायरेक्टली, क्योंकि कर चुके हैं ना उसको। A = -B, तो माइनस B का वैल्यू कितना रहे ब्रैकेट में, -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस। A = व्हाट, 1/2। A मिल चुका है, B मिल चुका है। A कितना है, +1/2, B कितना है, -1/2। करे क्या इसका, लेकिन ये करते हैं, अभी देखो ध्यान दीजिएगा, हाँ जी। A क्या मिला बच्चों, ध्यान है ना आपका, A क्या मिला, 1/2। उसको यहां पे रख देते जहां पे हम लोगों ने उसका फॉर्मूला किया था। T = ध्यान है ना, K अपनी जगह पे, L A की जगह पे कौन, उसकी वैल्यू 1/2, G उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -1/2, B की वैल्यू -1/2। जब भी पावर आपकी 1/2 होता है, इसका मतलब वो स्क्वायर रूट में होता है, तो ये स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट में। अभी ये स्क्वायर रूट, लेकिन इसका पावर कैसा है, माइनस, तो ये नीचे के स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक स्क्वायर रूट है, L की पावर ये, और ये G आ गया इधर, ये आ चुका है। तो ये बन चुका है हमारा फाइनली इक्वेशन। अब सवाल ये है कि K जो है
उसका नंबर कैसे मिलेगा आपको? k जो है ना, इसकी वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी, क्या है? एक्सपेरिमेंट वैल्यू कैरी करेगी, ठीक है। सो k की वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये है आपका k। समझ जाओ कि आपको पहले सिर्फ इतना ही पता था कि टाइम ऑफ पेंडुलम या पीरियड ऑफ पेंडुलम ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था, क्या रिलेशन था पता नहीं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे पता था, ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक था आपका। तो आप लोग रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो और निकल चुके हैं। ओके बच्चों, चलो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस क्या होते हैं, ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिट्स को देखना है। क्या देखना है? डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिट देखते हैं कि यह हमेशा आपको यूज में आएगा क्या, हो सकता है कि नहीं भी आए, तो अगर नहीं आता है तो क्यों, उसकी कुछ वजह होगी ना, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगे। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला लिमिट क्या है वो चलो चेक करते हैं। तो अभी कोई भी चीज का अगर हम लोगों ने काम तमाम कर दिया है तो चलो उसको सबसे पहले इसका लिमिटेशन देखते हैं। जैसे k निकाला था अभी हम लोगों ने, k डायमेंशन के थ्रू निकल सकता है कह रहे? बिल्कुल नहीं। तो जो कांस्टेंट्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स है, इनकी जो वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स से ही निकल सकती है, डायमेंशंस के थ्रू नहीं। ये इसका पहला लिमिट है, ठीक है। दूसरा लिमिट, हम लोग इसको रिलेशंस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इट कुड नॉट फाउंड द रिलेशंस ऑफ few terms in which trigonometric terms are involved. So trigonometry वगैरह ऐसे जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती है, या हम लोग एक्सपोनेंशियल्स होता है, या लॉगरिथमिक टर्म्स होती है, उनकी जो टर्म्स है उसको हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। कई सारे इसके। तीसरा लिमिटेशन इसका समझो, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसकी वैल्यू को भी हम लोग कई बार इसको नहीं निकाल सकते, ये तो देख लिया पहले में। लेकिन अभी कुछ इसको जो है, अभी जैसे हम लोग के जो है ना, उसको एक नंबर है। अब के एक नंबर है, लेकिन वो सिर्फ एक नंबर ही है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन जाती। लेकिन कुछ कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसे होते हैं कि जिनको यूनिट आता है, और उसको यूनिट आता है इसलिए वो हमेशा डायमेंशनलेस नहीं रह सकता। जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या है वो डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर जो भी था। अभी देखो यहाँ पे g क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको एक वैल्यू है। लेकिन आपको पता है क्या कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको एक डायमेंशन भी है। कैसे निकलेगा? तो आप लोग ये फॉर्मूला को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, जी को इधर रखो, ये सबको इधर लेके जाओ, तो ऐसा बनेगा। अब ये जब हम लोग निकालते हैं फोर्स को न्यूटन में काउंट करते हैं, आर जो होता है डिस्टेंस तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन मास इंटू मास केजी का स्क्वायर हो गया। तो जी को यूनिट है, और अगर उसको यूनिट है तो वो डायमेंशनलेस नहीं हो सकता, उसको डायमेंशन आएगा। तो ये भी एक उसका लिमिटेशन है कि वो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशनलेस ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए बच्चों, लिमिटेशंस। और एक लिमिटेशन तो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि डायमेंशनली करेक्ट इज नॉट नेसेसरीली करेक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली रॉन्ग इज नेसेसरीली रॉन्ग इक्वेशन। लिमिटेशन खत्म हो चुके हैं, डायमेंशंस खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है, पूरा डायमेंशन खत्म हो चुका है। अब कल एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सॉरी, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन ये क्या होता है, या अनसर्टेनिटी मेजर्स क्या होते हैं। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एरर्स आते हैं, तो क्या आते हैं, क्यों आते हैं, वो देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स में। अगर एरर आता है, क्यों आता है, कई बार जरूरी नहीं हो जाता है, थ्योरी छोड़ दो उसको। लेकिन जो एरर आता है, क्या आपको एरर को काउंट करते आता है, क्या उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो क्या, तो वो एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में आएगा, वो पढ़ेंगे हम लोग। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वगैरह,
और फिर फाइनली हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं। आई नो मुकेश सर डेफिनेटली हमसे ज़्यादा बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम आपको चीज़ों सिंपलेस्ट वे से पहुंचा सकें। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा रीड करो, और बुक से रीड किए बिना आगे मत चलो। आपको लगेगा यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया तो आपका काम हो गया, नहीं। सीखने का एक बेसिक तरीका होता है, जिस चीज़ को आप लोगों ने वीडियोस के थ्रू, लाइव लेक्चर्स के थ्रू, या जो भी कुछ है, या सीधे सीधे आप लोग डायरेक्ट लेक्चर्स के थ्रू पढ़ते हो, जहाँ पे भी पढ़ लिया, पढ़ाई का एक बेसिक रूल है, उसको पढ़ना पड़ेगा थ्रू द बुक्स, तब जाके कई सारे डाउट्स आएंगे। ओके, तो होपफुली आपके डाउट्स आते रहेंगे और होपफुली आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ में अभी हम लोग आज भी विदाई लेते हैं और कल मिलेंगे। बाय बाय बाय।